हेलो। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? मैं हूं झलक पंडित, आपके अपने चैनल महादेव लीगल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले दिनों से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं की कुंडलियां खोलने में लगे हैं, तो इसी क्रम में आज अध्याय 17 की ही धारा 314 से आगे की धाराओं के विषय में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं धारा 314 के विषय में, जो बात करती है आपराधिक दुर्विनियोग के विषय में। अर्थात आपराधिक दुर्विनियोग तो हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, बैरेक्ट से पढ़ चुके हैं, किताबों से पढ़ चुके हैं, हम अपने नोट से पढ़ चुके हैं, लेकिन हम अपनी सरल भाषा में, जिससे हमें बार बार नोट्स और किताबें उठाकर पढ़ने की आवश्यकता ना ही पड़े, ऐसा पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं आपराधिक दुर्विनियोग क्या होता है। बेईमानी से किसी वस्तु को भविष्य में संभाल कर रखना। आपराधिक दुर्विनियोग के लिए हम यदि कुछ शब्द देना चाहें तो ये कदापि अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बेईमानी के आशय से किसी वस्तु को, वस्तु से तात्पर्य यहाँ रहेगा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं पेन सेलेक्ट कर लूँ। बस चलिए, बेईमानी से किसी वस्तु को, यहाँ वस्तु का तात्पर्य किसी चल संपत्ति से रहेगा, वस्तु का तात्पर्य किसी चल संपत्ति से रहेगा, उसको भविष्य के यूज़ के लिए संभाल कर रखना। अर्थात हमने किसी अगर चल संपत्ति को भविष्य के इस्तेमाल के लिए अगर संभाल कर रख लिया तो वहाँ भी हम आपराधिक दुर्विनियोग कह सकेंगे। इसके लिए मैंने आपको 2 से 3 जो इसके तथ्य रहेंगे वो आपको बताए हैं। तो आइए जानते हैं क्या। सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ वस्तु अर्थात चल संपत्ति। यहाँ पे मूवेबल प्रॉपर्टी का होना आवश्यक है। ये नहीं है कि हम किसी की ज़मीन को संभाल कर रख लेंगे, नहीं, किसी चल संपत्ति को, जैसे पेन हो गया या फिर कोई किताब हो गई, पेंसिल हो गई, कोई भी चल संपत्ति, कोई भी मूल्यवान वस्तु, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। और दूसरा इसका एसेंशियल होगा अपने प्रयोग के लिए अपने पास रखना है, अर्थात अपने उपयोग के लिए, मतलब स्वयं के उपयोग के लिए हमें वो अपने पास रखनी है, और उसी को मतलब हम संपत्ति का दुर्विनियोग कहेंगे। इसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो बताया है इसमें 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक का कारावास रहेगा, और इसमें साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। अब मैं आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ, और ये जो उदाहरण है ये आपको बहुत ध्यान से समझ के चलना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी इलस्ट्रेशन से, आपके दृष्टांत से मिलते जुलते हैं। तो आइए देखिए, ए एक व्यक्ति है और बी इसका मित्र है। इन दोनों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी। ये एक गाड़ी है, इन्होंने खरीदी। अब क्या होता है, दोनों पर इस गाड़ी का बराबर अधिकार है। अब ए को, एक गाड़ी को बी को बिना बताए, बी से बताया नहीं, नहीं परमिशन ली, क्यों? क्योंकि गाड़ी पर जितना अधिकार ए का है उतना बी का भी है, तो बी को बिना बताए ही गाड़ी को उपयोग करता है। अब ए ने गाड़ी ली, अब एक गाड़ी लेके, और बी को बताया नहीं है, गाड़ी को लेके घुमाने के लिए निकल गया। यहाँ सिर्फ घुमाने के लिए लेके जाने तक ए जो है वो अपराध का दोषी नहीं है। जैसे ही ए रास्ते में गया, रास्ते में उसे एक और मिला, सी। सी ने कहा भाई गाड़ी बहुत अच्छी है, क्या तुम ये मुझे बेच दोगे? बी, ए ने कहा हाँ खरीद लो। एक को जैसे ही ए ने जैसे ही सी को गाड़ी बेच दी और पैसों का स्वयं के लिए प्रयोग कर लिया, और बी को बताया भी नहीं, ना ही बी को कोई भी पैसे का हिस्सा दिया है, तो जैसे ही उसने उस संपत्ति का स्वयं के लिए दुर्विनियोग किया, वहीं पर वो 314 धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। आइए इसी क्रम में जो दिए गए हैं स्पष्टीकरण, उनके विषय में जान लेते हैं। धारा 314 के ही ये 2 स्पष्टीकरण है इसमें लिखे हुए हैं, तो ये जानते हैं। सरल भाषा में मैं आपको बताती हूँ एक ही लाइन में कि स्पष्टीकरण क्या कहते हैं। स्पष्टीकरण एक कहता है कि थोड़े समय के लिए भी बेईमानी से चुपचाप वस्तु को रखना अथवा उसका उपयोग करना दोनों ही अपराध हैं। अर्थात थोड़े समय के लिए, ये नहीं है कि तुम्हें 1 साल या 2 साल या आजीवन किसी वस्तु को रखना, नहीं, थोड़े समय के लिए भी अगर बेईमानी के आशय से किसी वस्तु को तुमने चुपचाप उठा के अपने पास रख लिया, अथवा भविष्य में आप उसके लिए काम करोगे या भविष्य में वो आपके काम आएगी, इस आशय से आपने वो वस्तु अपने पास रख ली, तो भी आप अपराध के दोषी माने जाओगे। उदाहरण मैं भी आपको आगे बताऊंगी, पहले स्पष्टीकरण समझ लेते हैं। आइए इस बात करते हैं स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। किसी वस्तु के मिलने पर, मालिक को दे देने पर अपराध नहीं है, ये कहता है स्पष्टीकरण 2। लेकिन इसमें 3 जो दिए गए हैं, 3 अपवाद भी दिए गए हैं, इनको पढ़ लो। ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं संपत्ति के मालिक का पता होने पर भी,
अगर हम उसका निरंतर प्रयोग करते हैं तो अपराध के दोषी हैं। दूसरी बात क्या है, वस्तु के द्वारा सरलता से मालिक को खोजा जा सकता है लेकिन फिर भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो भी अपराध के दोषी माने जाएंगे। मतलब जो पहला जो अपवाद है वो कहता है कि संपत्ति के मालिक का पता होने पर भी, हमें कल के दिन एक बैग पड़ा मिला किताबों का, हमें लगा ये बैग तो हमारे काम के हम रख लेते हैं, जबकि हमें पता है कि वो बेयरक्ट का जो बैग पड़ा मिला है वो हमारे मित्र का है, हम उसे दे सकते हैं, किंतु नहीं, फिर भी हम उसका प्रयोग कर रहे हैं तो हम यहाँ अप संपत्ति का जो है दुर्विनियोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ अपराधी हैं। दूसरी बात क्या है, वस्तु के द्वारा सरलता से मालिक को खोज सकते हैं। किसी का आधार कार्ड गिर गया या आधार कार्ड का एक पर्स गिरा है, मान लो पर्स गिरा है, पर्स में आधार कार्ड भी रखा है और पैसे भी रखे हैं, अब हम पैसों का तो दुर्विनियोग कर रहे हैं किंतु ये नहीं सोच रहे कि आधार कार्ड के जरिए हम उस मालिक का पता निकाल लें, निरंतर उनके पैसों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ हम अपराध के दोषी माने जाएंगे। तीसरा अपवाद है, युक्तियुक्त तर्क लगाकर मालिक को नोटिस देते हैं, युक्तियुक्त समय के भीतर ही संपत्ति का दुर्विनियोग भी कर लेते हैं तो हम अपराध के दोषी हैं। अर्थात हमें कोई वस्तु मिली, हमने उसके मालिक को खबर दी, नोटिस दिया कि ये आपकी चीज़ है, आइए और इसको लेके जाइए 2 दिन के भीतर। अब वो मालिक इतने 2 दिन के भीतर आया, पता चला अब आपने तो 2 दिन के भीतर उस वस्तु को बेच के और उसके जो पैसे हैं उनको दुर्विनियोग कर लिया, तो यहाँ भी आप अपराध के दोषी माने जाएंगे। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में, उदाहरण को देखते हैं। आइए, ए के सामने बी का फोन गिरा, ये बहुत सुंदर बना हुआ फोन है, ध्यान दो इस पे। फोन गिर गया, ए उसे देना चाहता है और इसी आशय से, उसे देने के ही आशय से फोन को उठाता है, लेकिन एकदम जैसे ही फोन उठाया, वो एप्पल का फोन है और उसको वो उठाते ही मन में ही एकदम बेईमानी का आशय आ गया कि नहीं, अब मैं इस फोन को उसको नहीं दे सकता और अपने ही पास रख लिया, तो जो ए है वो अब यहाँ अपराध का दोषी माना जाएगा। आइए दूसरा उदाहरण क्या कहता है। दूसरा उदाहरण कह रहा है, ए को एक बैग मिला, बैग में बहुत सारे पैसे हैं ये और आभूषण रखे हैं। अब उसको मालिक का पता लगाने का प्रयास तो किया नहीं है उसने, तुरंत से बैग लिया, उसमें से सारी चीज़ें बाहर निकाली और सब ले जाके तुरंत से बेच दी। यहाँ पर भी वो इस धारा के अधीन अपराध का दोषी माना जाएगा। तो देखिए आगे, अब हम आ गए धारा 315 पर। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर धारा 315 की ओर, जिसके बारे में भी मैंने कुछ तत्वों को लिखा है जो यहाँ पे बताते हैं कि संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, जो मृत व्यक्ति के कब्जे में संपत्ति हो, यदि हम ऐसी व्यक्ति की संपत्ति का दुर्विनियोग करते हैं तो उसको क्या ही उसके एसेंशियल्स होंगे, क्या ही उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले तो ऐसे केस में समचल संपत्ति का होना जरूरी है। ये पहले से ही मैं अध्याय 17 का जब प्रारंभ किया था तभी आपको बताया है कि संपत्ति का चल होना आवश्यक है, चाहे तो फिर अपराध चोरी का हो, चाहे तो फिर लूट का हो, चाहे फिर डकैती हो, अपराधी का चल होना संपत्ति का चल होना अति आवश्यक है। दूसरी बात, व्यक्ति की मृत्यु के समय, ये देखिए क्या लिखा है, मृत्यु के समय मृत व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए। जो संपत्ति है जो मृत व्यक्ति के कब्जे में होनी चाहिए, व्यक्ति जिस समय मर रहा है ना, वो संपत्ति उसके उस समय कब्जे में होनी चाहिए, और ऐसे व्यक्ति के कब्जे में नहीं, यहाँ पे नहीं लिखा, लिख देते हैं, ये लो, नहीं, जो वैध हकदार था। और चौथी बात, दुर्विनियोग और अपने प्रयोग में ले लेता है। ये 4 बातें, अब इनको क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे से जोड़ के देखते हैं क्या ही कहता है ये। और अगर ये चारों चीज़ें फुलफिल होती हैं तो उसके लिए जो दंड का प्रावधान है वो है कि 3 वर्ष तक का कारावास रहेगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। इसमें एक लाइन और इस धारा के भीतर दी गई है, सम्मानित की गई है, जो इस धारा के प्रचंड रूप को बताती है। ये धारा के प्रचंड रूप है। यदि ऐसा अपराध करने वाला जो व्यक्ति है वो मृत्यु के समय लिपिक या सेवक के रूप में, जो मरा मतलब जो मर चुका व्यक्ति है उसके द्वारा नियोजित था, उसके द्वारा से तात्पर्य मर चुके व्यक्ति से है, वो उसके लिए कारावास जो है वो 7 वर्ष तक का होगा। समझ रहे हैं आप, ये प्रचंड रूप है तो प्रचंड रूप में इसको सजा का प्रावधान दिया गया है। इसको भी हम एक बहुत सरल उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। ए के कब्जे में सोने चांदी के आभूषण थे। ए के कब्जे में क्या था, सोने और चांदी के आभूषण थे, और कब थे, उसकी मृत्यु के समय।
ए के कब्जे में सोने और चांदी के आभूषण थे, और वो कब थे, वो ए की मृत्यु के समय थे। और उसका नौकर बी, किसका नौकर, ए का नौकर, ए का नौकर बी ए के वैध हकदार के आने से पहले ही, अब ए का नौकर जो है, बी ये नौकर है, और ए के वैध हकदार, विधिक हकदार, चाहे तो उसका पुत्र हो, चाहे जो भी उसका वैधिक हकदार है, उसके आने से पहले ही बेईमानी से उसको अपने प्रयोग में ले लेता है। अर्थात जैसे मृत्यु हुई, मृत्यु होते ही बी ने, जो उसका नौकर है, उसने सारी चीज़ें उठाई, सारी धनमाया उठाया, और विधिक जो वैध हकदार है उसके आने की प्रतीक्षा किए बिना ही बेईमानी के आशय से सारी चीज़ों को अपने प्रयोग में ले लिया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ए ने इस धारा के, यहाँ पर बी ने, ए ने नहीं, बी ने इस धारा के अधीन यहाँ पर अपराध किया है। अगर ये इसका नौकर रहता तो प्रचंड रूप हो गया, तो यहाँ पर इसको 7 वर्ष तक का कारावास दिया जाएगा, क्योंकि ये एक छोटी सी लाइन हमारी धारा में लिखी हुई है कि अगर ऐसा अपराध कारित करने वाला व्यक्ति मृत व्यक्ति का लिपिक अथवा नौकर है तो वो प्रचंड रूप होगा, अपराध का प्रचंड रूप कहा जाएगा। और ये विशेष धारा है, तो मैंने नोट्स इसके विषय में बनाया है नहीं, मैं चाहूँगी कि आपको इसके बारे में उदाहरण के माध्यम से समझाऊं। तो देखिए, ये जो धारा है, धारा 316 सी, इसको बोलेंगे हम सी बी टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्या बोलते हैं इसको, हम इसको बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अर्थात यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, हिंदी में क्या कहेंगे, हम तो वैसे भी हिंदी में ही पढ़ रहे हैं ना, आपराधिक न्यास भंग, हम इसको कहेंगे आपराधिक न्यास भंग। तो इसके विषय में क्या ही जानना है हमें, वैसे तो हम इसको भी बहुत बार पढ़ चुके हैं पहले ही कि क्या ही है ये, क्या चीज़ है आपराधिक न्यास भंग, और हम शायद जानते भी हैं कि ये होता क्या है। तो ये धारा 316 में तो इसकी परिभाषा दी गई है, तो हम इसको परिभाषा से जानते हैं। इसको एक सरल नाम मैं बताती हूँ आपको, डोमेन ओवर प्रॉपर्टी। तो ये जो एक शब्द है, ये इस पूरी धारा को अपने भीतर सम्माहित करने जैसा समझो इसको। अर्थात संपत्ति पर कब्जा, यहाँ पे लिख लेते हैं संपत्ति पर कब्जा। देखो, इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम पूरी धारा को आसानी से समझ लेंगे। यहाँ पे क्या है, एक डीएम साहब है, यहाँ जो डीएम साहब हैं इनको कहा गया है कि ये एक जमीन का पूरा पर्चा है, और इसमें सबके बारे में, सबके पट्टों, जो जमीन के पट्टे होते हैं उनका बताया गया है कि सबको, आपको सब गरीबों को दे देनी है। अब ये डीएम साहब क्या करते हैं कि गरीबों को तो छोड़िए ही, इन्होंने सबसे पहले प्लॉट काटने अपने रिश्तेदारों के शुरू कर दिए। ये भाई साहब इनके रिश्तेदार हैं, इनका प्लॉट काट दिया, फिर बी भाई साहब का काट दिया, फिर सी भाई साहब, मतलब ये जो कार्य कर रहे हैं ना, सबसे पहले इन्होंने अपने ही, दूसरों को तो छोड़ दिया, अपने ही लोगों का करने लगे, अपने ही लोगों का भला करने लगे। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, अर्थात आपराधिक न्यास भंग इसको कहा जाएगा। और जैसे एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, याद रखने योग्य, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जैसे एक व्यक्ति है, ए ने अपने घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बी से, जब तक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और जब तक घोड़ा ए के पास है, इसकी सुपुर्दगी बी को नहीं हुई है, तब तक इस घोड़े के ऊपर भी सीबीटी अर्थात क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही घोड़े की सुपुर्दगी बी को दी जाती है, मतलब किसी भी वस्तु की सुपुर्दगी जैसे ही दूसरे व्यक्ति को कर दी जाती है, तो उसी समय तत्काल क्षण, तत्काल प्रभाव से यहाँ पे क्या होगा कि हम, मतलब जो ये ए है, ये उस संपत्ति पर, उस घोड़े पर सीबीटी नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता है, आपराधिक न्यास भंग नहीं कर सकता। तो इसी के ऊपर एक केस भी है, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम बाबूराम, ये भी आपराधिक न्यास भंग के भीतर ही केस आता है। और इसमें भी जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या कहती है, ये बोलती है कि जैसे ये मालिक है,
किसी कंपनी के, ये एम्प्लॉय साहब है बी, ये मालिक साहब है, एम्प्लॉय साहब है। इनकी सैलरी तो है 10,000 रुपये, लेकिन ये इसको देते 9,000 रुपये ही हैं। 1,000 रुपये इसके फंड के नाम पे इन्होंने यहाँ पर रख लिए। अब इन्होंने क्या किया, बाद में ना ही तो इसको फंड दिया, ना ही इसकी पेंशन बांधी, तो यहाँ पर भी इनको पनिशमेंट मिलेगा। किसको, मालिक साहब को यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाएगा। ये बोलता है एक्सप्लेनेशन 1। दूसरी बात है, यहाँ पे लिख लो एक्सप्लेनेशन जो सेकंड है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हम किसी भी, यदि कोई भी मालिक किसी भी एम्प्लॉय से, ये जैसे ये मालिक है, ए एक मालिक है और ये अपने एम्प्लॉय से जो है क्या करता है, स्टेट इंश्योरेंस के नाम पे, ए जो है ये है मालिक, लिख लो यहाँ पे ये है एम्प्लॉय। यदि कोई भी मालिक अपने किसी भी एम्प्लॉय से स्टेट इंश्योरेंस के नाम पे, किसके नाम पे, राज्य के इंश्योरेंस के नाम पे यदि पैसे लेता है, उसकी सैलरी में से कटौती करता है, तो ये जो ये स्पष्टीकरण 2 के भीतर इसको रखा गया है और इसके लिए भी सजा का प्रावधान दिया गया है। ये बात हो गई हमारी धारा 316 के विषय में। अब आ जाइए यहाँ पर, जो धारा 316 की उपधारा 2 है, ये आपराधिक न्यास भंग के दंड के विषय में बात करती है, जो कहती है कि यहाँ पर 5 वर्ष तक का तो कारावास दिया जाएगा और जुर्माने का भी प्रावधान है। धारा 316 की उपधारा 3 बात करती है कि वाहक, घाटवाल और भंडागारिक, यदि इन तीनों के द्वारा, तीनों में से किसी एक के द्वारा भी आपराधिक न्यास भंग किया जाता है तो उसको 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। धारा 316 की उपधारा 4 कहती है अगर लिपिक और सेवक के द्वारा ये सीबीटी किया जाता है तो उसको 7 वर्ष तक का तो कारावास और जुर्माना। धारा 316 की उपधारा 5 बात करती है लोक सेवक के नाते या बैंकर, व्यापारी, फैक्टर, दलाल, अटर्नी अथवा एजेंट के द्वारा अगर सीबीटी का अपराध कारित किया जाता है तो उसको 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दिया जाएगा। और यहीं पे ये हो जाएगा प्रचंड रूप, इसको बोलते हैं एग्रावेटिव फॉर्म या प्रचंड रूप कहेंगे हम, हमें तो हिंदी में पढ़ना है ना, तो यहाँ समझिए, इसको बोलते हैं प्रचंड रूप। ये हो जाता है अपराध का प्रचंड रूप और इसमें सजा भी प्रचंड वाली दी जाती है 10 वर्ष तक की। तो आइए आगे चलते हैं, धारा 300 एक उदाहरण समझ लेते हैं वहीं। अभी हम ले लेते हैं एक ब्लैंक पेपर उदाहरण को समझने के लिए, 1 मिनट बस। देखो एक उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ए है, ये यात्रा पे जा रहा है, जाने से पहले जैसे इसने भांडागारिक को, बी है ये भांडागारिक है, इसको इसने अपना ये सामान यहाँ पे बना लिया, इतना अच्छा मुझे आता नहीं है लेकिन फिर भी बना दिया। ये इसने अपना सामान इसके यहाँ पर रख दिया कि मैं परसों आऊँगा और तुम्हारे यहाँ से अपना सामान उठा लूँगा। लेकिन होता क्या है, जैसे ही ए वापस आया पता चला बी ने इसका सामान बेच दिया, जो इसका सामान रखा हुआ है भांडागारिक साहब ने इसका सामान बेच दिया। तो यहाँ पर भी इसको आपराधिक न्यास भंग के रूप में देखा जाएगा और यहाँ पर बी के लिए सजा का प्रावधान है, बी यहाँ पर अपराधी है। ये बताती है हमारी धारा 316, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। आइए 317 को देखते हैं। 317 को हम सरसरी नज़रों में एक बार पढ़ेंगे यहाँ तक, फिर एकदम हमें समझ में सारी चीज़ आ जाएंगी। ये बोल रहा है कि चुराई हुई संपत्ति, एक्चुअल में बोलते किसको है, चुराई हुई संपत्ति है क्या, तो ये कह रहा है वह संपत्ति, कौन सी संपत्ति, जिसका कब्जा चोरी द्वारा, उद्यापन द्वारा, लूट या छल द्वारा अंतरित किया जाता है। शब्दों को ध्यान देंगे, जिसका कब्जा चोरी, उद्यापन, लूट, छल द्वारा अंतरित किया जाता है। ध्यान रहे यहाँ पर डकैती के विषय में कोई भी बात नहीं की गई है। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ डकैती का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। आपराधिक दुर्विनियोग किया जाता है, जिसके विषय में आपराधिक न्यास भंग किया गया है वो चुराई हुई संपत्ति कही जाएगी। अब आ जाते हैं हम उदाहरण में। ए है, इसने कहा है कि जो चोरी के द्वारा ए ने बी के यहाँ से, एक मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन क्या छोड़िए, बैग ही बन गया, कुछ भी समझ लीजिए। बी ए ने
बी के यहाँ से चोरी के माध्यम से, चोरी के द्वारा इस बैग का कब्जा ले लिया। अब जैसे इसने इसका कब्जा अपने पास ले लिया चोरी के द्वारा, अथवा मान लो इसको डरा कर, धमका कर या धमकी देकर, उद्यापन एक्सटोर्शन के द्वारा, तो ये जो बैग होगा ये चुराई हुई संपत्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य बात रहेगी कि जैसे ये बैग वापस से बी के पास आ गया तो अब ये चुराई हुई संपत्ति नहीं कही जाएगी, क्योंकि जैसे ही कोई वस्तु अपने वैध हकदार के पास आ जाती है तो अब वह चुराई हुई वस्तु नहीं रह जाती, नहीं रह जाती। ये बात बहुत ध्यान रखने योग्य है। जैसे ए ने लूट के माध्यम से बी के घर से ये बैग लूट लिया तो अब ये चुराई हुई वस्तु मानी जाएगी। किंतु जैसे ये बैग वापस से बी के कब्जे में आया, अब ये टैग इसके ऊपर से हट चुका है, अब ये अपने वैध हकदार के पास है, वैध हकदार के पास है, तो अब ये चुराई हुई संपत्ति नहीं मानी जाएगी। तो आज हमें यही पढ़ना था, इन्हीं सब के विषय में हमें जानना था और हम आसानी से जान चुके हैं। आशा है आप सबको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं और निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि आपको समझाते चले, और कल इससे आगे की ओर बढ़ेंगे। इसी क्रम में इस अध्याय को पूर्ण करेंगे, फिर दूसरे अध्याय की ओर चलेंगे। धीरे धीरे भारतीय न्याय संहिता को बहुत ही कम समय में 1-2 घंटे की क्लासेस ना पढ़ के छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से और एक एक दो दो जो धाराएं हैं, धाराओं के एक एक दो दो मुख्य तथ्य लिख करके उनके रूप में धाराओं को समझ करके हम प्रयास करेंगे कि जल्दी ही न्याय संहिता का अंत कर दें, उसको समझ लें, अपने भीतर समाहित करने का हम उसे प्रयास करेंगे। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ रही हों, आपका कोई इसमें लाभ हो रहा हो, तो आइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइए, मुझे अच्छा लगेगा। धन्यवाद।